Students, welcome to class 10th and today we are doing the chapter Age of Industrialization का टॉपिक हम कर रहे हैं मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। मैनचेस्टर जब इंडिया आया तो जो मैनचेस्टर है मीन्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही रिलेटेड है, तो किस तरीके से उसमें चेंज आया देखिए। इन 1772 में हेनरी पटुलो एक कंपनी ऑफिशियल थे, हैड वेंचर्ड टू से दैट द डिमांड फॉर इंडियन टेक्सटाइल कुड नेवर रिड्यूस। उन्होंने ये चीज़ का अनुमान लगाया कि इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड जो है वो कभी भी कम नहीं हो सकती, सिंस नो अदर नेशन प्रोड्यूस्ड गुड्स ऑफ द सेम क्वालिटी, क्योंकि ऐसी क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है उसको कोई और नेशन जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। येट बाय द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी वी सी द बिगिनिंग ऑफ अ लॉन्ग डिक्लाइन ऑफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स ऑफ फ्रॉम इंडिया। 19th सेंचुरी की बिगिनिंग से हम देख रहे हैं कि वी सी द बिगिनिंग ऑफ अ लॉन्ग डिक्लाइन, बहुत ही कम जो डिक्लाइन है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में इंडिया से वो आ रहा है। इन 1811-12 में पीस गुड्स अकाउंटेड फॉर 33% ऑफ द इंडियाज़ एक्सपोर्ट। 1811-12 में पीस गुड्स जो हैं वो 33% जो है इंडिया के एक्सपोर्ट्स का वो सेल हो चुकी थी। 1850-51 में ये सिर्फ 3% ही रह गई। ऐसा क्यों हुआ ये देखते हैं। एज कॉटन इंडस्ट्रीज डेवलप्ड इन इंग्लैंड, यानी मैनचेस्टर के आने से चेंजेस क्या क्या आ गए, क्यों हमारा जो एक्सपोर्ट था वो इतना कम हो गया। जैसे कॉटन इंडस्ट्री डेवलप हुई इंग्लैंड में, इंडस्ट्रियल ग्रुप बिगन वरिंग अबाउट द इम्पोर्ट्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज़। इंडस्ट्रियल ग्रुप्स जो हैं वो स्टार्ट हो गए, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स बिगिन वरिंग अबाउट द इम्पोर्ट्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज़। अदर कंट्रीज़ से इम्पोर्ट्स के लिए जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं वो दूसरे कंट्रीज़ से इम्पोर्ट जब होने लगा तो वो चिंतित हो गए। दे प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू इम्पोज इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन कॉटन टेक्सटाइल, तो उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया इसके लिए कि आपको कॉटन टेक्सटाइल के ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं वो आपको बढ़ा देनी चाहिए, जिससे कि लोग कम से कम इम्पोर्ट कर पाएँ और इंडिया की जो टेक्सटाइल्स हैं उनको परचेज़ करें। जिससे मैनचेस्टर गुड्स सेल इन ब्रिटेन विदाउट फेसिंग एनी कॉम्पिटिशन फ्रॉम द कॉम्पिटिशन आउटसाइड, जिससे कि बिना किसी कॉम्पिटिशन के ब्रिटेन में भी अच्छे से सेल की जा सके हमारी जो मैनचेस्टर की गुड्स हैं। नेक्स्ट, एट द सेम टाइम, और उसी समय में इंडस्ट्रियलिस्ट परस्यूएटेड ईस्ट इंडिया कंपनी टू सेल द ब्रिटिश मैन्युफैक्चर इन इंडियन मार्केट्स। उसी समय इंडस्ट्रियलिस्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मना लिया कि ब्रिटिश मैन्युफैक्चर जो है इंडियन मार्केट में सेल कर सकते हैं अपने गुड्स को। तो ब्रिटिश कॉटन गुड्स जो हैं उनका एक्सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया, यानी ब्रिटिश को कॉटन गुड्स का एक्सपोर्ट करना वो बहुत ज़्यादा हो गया। एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, और 18th सेंचुरी के एंड में देयर हैड बीन वर्चुअली नो इम्पोर्ट ऑफ कॉटन पीस गुड्स इनटू इंडिया। एंड ऑफ द 18th सेंचुरी में कोई भी इम्पोर्ट नहीं था कॉटन पीस ऑफ इंडिया का, कॉटन पीस गुड्स में कोई इम्पोर्ट नहीं किया गया। बट बाय 1850s में कॉटन पीस गुड्स जो थी वो 31% की वैल्यू जो थी इंडियन इम्पोर्ट्स की इंक्रीज़ हो गई थी, और 1870 तक ये फिगर 50%, यानी कि 50% जो कॉटन था वो बाहर से इम्पोर्ट किया जाने लगा था। कॉटन वीवर्स, तो इसका सीधा सीधा जो इफ़ेक्ट था वो पड़ा था हमारे इंडियन जो कॉटन वीवर्स थे उन पर पड़ा, जो प्रोडक्शन कर रहे थे कॉटन का। थस फेस टू प्रॉब्लम्स एट द सेम टाइम, वो दो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे एक ही समय पर। कौन कौन सी प्रॉब्लम की? फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्सपोर्ट मार्केट जो था वो कोलैप्स हो गया। दूसरा, लोकल मार्केट भी उनका बंद हो गया, क्योंकि एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया और इम्पोर्ट जो कर रहे थे वो इम्पोर्ट से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहे थे। बीइंग ग्लटेड इन मैनचेस्टर इम्पोर्ट्स, और मैनचेस्टर इम्पोर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ होते जा रहे थे। मैनचेस्टर इम्पोर्ट्स यानी मैनचेस्टर के इम्पोर्ट्स बहुत बढ़ते जा रहे थे। प्रोड्यूस्ड बाय मशीन्स एट लोअर कॉस्ट, और मशीनरी जो है वो लोअर कॉस्ट में प्रोड्यूस की जा रही थी। द इम्पॉर्टेंट कॉटन गुड्स वर सो चीप दैट वीवर्स कुड नॉट ईजीली कम्पीट विद दैम। इम्पॉर्टेंट कॉटन गुड्स जो थी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट जो की जा रही थी कॉटन गुड्स, वो इतनी सस्ती थी कि हमारे जो वीवर्स हैं वो इतनी सस्ती गुड्स बेच कर भी अगर वो बेचते तो उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, तो वो उनसे कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। 1850s में ऐसी रिपोर्ट्स आई फ्रॉम मोस्ट वीविंग रीजन्स ऑफ इंडिया नरेटेड स्टोरीज ऑफ द डिक्लाइन एंड डिसोलेशन, बहुत सारे डिक्लाइनमेंट और डिसोलेशन की स्टोरीज जो हैं वो इंडिया में पढ़ी गई। बाय द 1860 में वीवर्स ने एक नई प्रॉब्लम फेस की कि ये कॉटन एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स का तो था ही, एक नई प्रॉब्लम उनके साथ आई कि उन्हें अब रॉ कॉटन जो थी अच्छी क्वालिटी की वो भी उन्हें अवेलेबल नहीं हो रही थी। वैन द अमेरिकन, क्योंकि जो रॉ कॉटन है वो भी कहाँ ले जाई जा रही थी, क्योंकि रॉ मटेरियल सारा इंग्लैंड जा रहा था, ब्रिटेन जा रहा था। जब अमेरिकन सिविल वॉर ब्रोक आउट हुआ, कॉटन सप्लाई जो थी वो यूएस से
कट ऑफ हो गई तो ब्रिटेन जो था वो इंडिया की, क्योंकि यूएस से उनका कॉटन आता था रॉ मटेरियल, तो ब्रिटेन ने अब इंडिया का रास्ता देखा और इंडिया की तरफ वो मुड़ गया और इंडिया से जितना भी रॉ कॉटन था वो सारा का सारा कहाँ जाने लगा, अब ब्रिटेन जाने लगा। एज रॉ कॉटन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, जब एक्सपोर्ट किया जाने लगा रॉ कॉटन तो हमारे यहाँ के जो प्राइसेस हैं वो बहुत कम हो गए, मतलब यहाँ के लिए लोगों के लिए कम हो गए और सारा का सारा एक्सपोर्ट किया जाने लगा। इंडियन लोग मांगते थे प्रोडक्शन करने के लिए तो उनके लिए प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थे। इंडिया के जो वीवर्स थे वर स्टार्व्ड ऑफ द सप्लाईज एंड फोर्स्ड टू बाय रॉ कॉटन एट एक्सॉर्बिडेंट प्राइस। अब इंडिया के वीवर्स को ये जो सप्लाई है और फोर्स टू बाय रॉ कॉटन को सपोर्ट करने का जो प्राइस है इसको बहुत ही ज़्यादा महंगा परचेज करना पड़ा। इन दिस सिचुएशन वीविंग कुड नॉट पे, तो वीविंग नहीं हो सकती थी और एंड ऑफ द 19th सेंचुरी तक वीवर्स एंड द अदर क्राफ्ट्स पीपल फेस्ड येट अनदर प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को उन्होंने बहुत ज़्यादा फेस भी किया। फैक्ट्रीज इन इंडिया बिगिन प्रोडक्शन, इंडिया में जो फैक्ट्रीज थी उसमें प्रोडक्शन से स्टार्ट हो चुके थे। फ्लडिंग इन मार्केट विद मशीन गुड्स, और मशीनरी गुड्स से कंपटीशन करना उनके लिए इम्पॉसिबल था। तो ये जो वीविंग इंडस्ट्री है वो किस तरीके से सर्वाइव कर सकती थी उसके बारे में हमें देखना है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ फैक्ट्रीज़ कम अप, यानी फैक्ट्रीज़ का जब यहाँ आना हुआ तो किस तरीके से जो फैक्ट्रीज़ हैं उन्होंने हमारे यहाँ पर या तो हमें नुकसान कराया या फिर हमें फ़ायदा कराया। लेट्स सी द फोर्थ पॉइंट, फैक्ट्रीज़ कम अप। फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे केम अप इन 1854। फर्स्ट कॉटन मिल जो थी बॉम्बे में वो आई 1854 में एंड इट वेंट इनटू प्रोडक्शन 2 years लेटर, और प्रोडक्शन जो हुआ उसका स्टार्ट वो 2 साल बाद हुआ। यानी 1854 में जो फर्स्ट कॉटन मिल है वो बॉम्बे में इस्टेब्लिश हो चुकी थी, लेकिन प्रोडक्शन उसका 2 साल बाद 1856 में स्टार्ट हुआ। 1862 में 4 मिल्स काम कर रही थी और उसके साथ 94 स्पाइंडल्स थे एंड 2150 लूम्स थे। अराउंड द सेम टाइम जूट मिल्स केम अप इन बंगाल, उसी समय जूट मिल्स जो हैं वो भी बंगाल में आई। द फर्स्ट बीइंग सेटअप इन 1855, फर्स्ट जो मिल थी बंगाल में वो 1855 में सेटअप हुई और दूसरी 7 years लेटर 1862 में। इन नॉर्थ इंडिया में एल्गिन मिल वॉज स्टार्टेड इन कानपुर, एल्गिन मिल जो है वो स्टार्ट हुई कानपुर में इन द 1860s एंड अ ईयर लेटर द फर्स्ट कॉटन मिल, और एक साल बाद पहली कॉटन मिल जो थी वो अहमदाबाद में सेटअप हुई बाय 1874। द फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल ऑफ मद्रास बिगन प्रोडक्शन, फर्स्ट स्पिनिंग और वीविंग मिल जो थी मद्रास की उसमें प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया। फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल ऑफ मद्रास बिगन प्रोडक्शन। तो यहाँ पर जो ये इंडस्ट्रीज़ हैं उनका सेटअप आपको बताया है कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो किस किस तरीके से सेटअप हुई। अब ये इंडस्ट्रीज़ हैं तो ये सवाल उठता है कि ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनको किसने सेटअप किया, वेयर डिड द कैपिटल केम फ्रॉम, और ये जो कैपिटल है वो कहाँ से आई जिसमें इतना ज़्यादा सेटअप हुआ। हु केम टू वर्क इन द मिल्स, और वर्क कौन कर रहा था मिल्स में। तो देखते हैं अर्ली एंटरप्रेन्योर्स कौन कौन थे, इनके नेम भी आपको लर्न रखने पड़ेंगे, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुके हैं। द इंडस्ट्रीज ऑफ मैनी बिजनेस ग्रुप्स गोज बैक टू ट्रेड विद चाइना। हिस्ट्री जो है बहुत सारे बिजनेस ग्रुप्स की वो आती है चाइना के साथ ट्रेड करने की। लेट 18th सेंचुरी में एज यू हैव रीड इन बुक लास्ट ईयर आपने बुक में पढ़ा होगा, ब्रिटिश इन इंडिया बिगन एक्सपोर्टिंग ओपियम टू चाइना। ब्रिटिशर्स ने इंडिया से एक्सपोर्ट करना, चाइना को एक्सपोर्ट करना शुरू किया था अलसी को, अफीम को। एंड टुक टी फ्रॉम चाइना टू इंग्लैंड, यानी वहाँ यहाँ से ओपियम एक्सपोर्ट हो जाता था और वहाँ से टी चाइना से इंग्लैंड में। मैनी इंडियंस बिकम जूनियर प्लेयर्स, बहुत सारे इंडियंस जो हैं उन्होंने इस ट्रेड में जूनियर प्लेयर्स का रोल प्ले किया, जिसमें फाइनेंस प्रोवाइड किया गया, प्रोकरिंग सप्लाईज अप्लाई की गई, शिपिंग कंसाइनमेंट्स बनाए गए, हैविंग अर्नड थ्रू ट्रेड और अर्निंग थ्रू ट्रेड के अकॉर्डिंग अर्निंग करने का सोचा गया। सम ऑफ दीज बिजनेसमैन हैड विजन्स ऑफ डेवलपिंग इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस, कुछ जो विजन्स थे उनके वो सच भी हुए। बंगाल में, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर उन्होंने अपना फ्यूचर बनाया चाइना ट्रेड के साथ। बिफोर ही टर्न इनटू द इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, इससे पहले कि वो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की तरफ मुड़ते। सेटिंग अप 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज इन द 1830s एंड 1840s, 6 जॉइंट स्टॉक जो थे कंपनी के 1830s और 40s में इस्टेब्लिश कर दिए गए। किसने किए? द्वारकानाथ टैगोर ने।
और इन्हीं की एंटरप्राइजेज जो थी वो वाइडर बिजनेस क्राइसिस, यानी जब 1840s में बहुत बड़ा बिजनेस क्राइसिस आया, इकोनॉमिक क्राइसिस आया, उस समय इनकी जो कंपनी थी वो बिजनेस क्राइसिस के अंदर डूब गई। बट लेटर इन द 19th सेंचुरी, लेकिन 19th सेंचुरी के बाद मैनी ऑफ द चाइना ट्रेडर्स बिकम सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट, वो सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट बने। बॉम्बे में पारसीज जैसे दिनशा पेटिट, जमशेदजी नुसरवानजी टाटा हु बिल्ट ह्यूज इंडस्ट्रियल एम्पायर, जिनका नाम आज भी है। इन्होंने बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एम्पायर अपने लिए खड़ा किया। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। द्वारकानाथ टैगोर, पारसी दिनशा पेटिट, नुसरवानजी टाटा। एक्यूमुलेटेड देयर इनिशियल वेल्थ पार्टली फ्रॉम एक्सपोर्ट्स टू चाइना, इन्होंने सबसे पहले जो अपनी इनिशियल वेल्थ है, यानी सबसे पहले जो इन्होंने पैसा कमाया वो एक्सपोर्ट करके ही कमाया चाइना को। एंड पार्टली फ्रॉम रॉ कॉटन शिपमेंट टू इंग्लैंड, और इंग्लैंड से रॉ कॉटन की जो शिपमेंट है उसको ख़त्म किया। सेठ हुकुमचंद जो कि एक मारवाड़ी बिजनेसमैन थे, हु सेट अप द फर्स्ट इंडियन जूट मिल, उन्होंने पहली इंडियन जूट मिल जो है उसको सेटअप किया कैलकाटा में 1917 में। ऑल्सो ट्रेडेड विद चाइना, इन्होंने भी चाइना के साथ ट्रेड यानी व्यापार किया। सो डिड द फादर एज वेल, ग्रैंड फादर ऑफ द फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट, जैसे कि फादर और ग्रैंड फादर हैं जीडी बिरला के, उन्होंने भी फेम जो स्टार्टअप है उसी को फॉलो किया और काफ़ी नाम है इनका बिरला ग्रुप का। कैपिटल वॉज एक्यूमुलेटेड थ्रू अदर ट्रेड नेटवर्क, कैपिटल जो है एक्यूमुलेट किया गया उसको थ्रू अदर ट्रेड नेटवर्क से। सम मर्चेंट्स फ्रॉम मद्रास, मद्रास से कुछ मर्चेंट्स जो थे ट्रेडेड विद बर्मा, वाइल अदर्स हैड लिंक्स विद द मिडिल ईस्ट एंड ईस्ट अफ्रीका। कुछ मर्चेंट्स जो थे मद्रास से ट्रेडेड विद बर्मा, बर्मा के साथ उन्होंने ट्रेड एंड कॉमर्स किया, जबकि दूसरों ने हैड लिंक्स विद द मिडिल ईस्ट एंड ईस्ट अफ्रीका। मिडिल ईस्ट और ईस्ट अफ्रीका में दूसरे लोगों ने जो लिंक दिए वो ईस्ट एंड ईस्ट अफ्रीका से किए, यानी चाइना के बाद अब इन्होंने ईस्ट एंड ईस्ट अफ्रीका से भी लिंक रखना स्टार्ट कर दिया, जहाँ से उन्हें कैपिटल की भी हेल्प होती थी, यानी पैसे की हेल्प हो जाती थी और काफ़ी अच्छे से वो लोग ट्रेड एंड कॉमर्स कर पाते थे। देयर वर येट अदर कमर्शियल ग्रुप्स, और कुछ अदर ग्रुप्स भी थे, बट दे वर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द एक्सटर्नल ट्रेड, लेकिन ये एक्सटर्नल ट्रेड में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे। दे ऑपरेटेड विद इन इंडिया, ये इंडिया में ऑपरेट करते थे। कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, गुड्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी की जाती थी। बैंकिंग मनी, ट्रांसफरिंग फंड्स बिटवीन सिटीज़, ट्रांसफरिंग फंड्स ट्रांसफ़र करना सिटीज़ में, एंड फाइनेंसिंग ट्रेडर्स, और ट्रेडर्स को फाइनेंस करना। व्हेन अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब इन्वेस्टमेंट जो था अपॉर्चुनिटीज़ का इन इंडस्ट्रीज ओपन हुआ करता था, मैनी ऑफ देम सेटअप फैक्ट्रीज़, यानी जब उन्हें इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करने के मौके मिले तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने फैक्ट्रीज़ में सेटअप किया। एज कॉलोनियल कंट्रोल, जैसे जैसे कॉलोनियल कंट्रोल जो था इंडियन ट्रेड टाइटन, जैसे जैसे कॉलोनियल कंट्रोल यानी ब्रिटिश ने अपना शिकंजा इंडिया पे करना शुरू किया, इंडिया पे जब उसने शिकंजा कसना शुरू किया, द स्पेस विद इन विच इंडियन मर्चेंट्स कुड फंक्शन, वो स्पेस जहाँ पर इंडियन मर्चेंट्स जो हैं कुड फंक्शन बिकम इंक्रीजिंगली लिमिटेड, वो धीरे धीरे लिमिटेड हो गया। दे वर बैड फ्रॉम ट्रेडिंग विद यूरोप इन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, बैन कर दिया गया कि यूरोप में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की सेलिंग नहीं होगी, यानी इंडिया पर पूरे तरीके से ब्रिटेन ने अपना कंट्रोल कर लिया। रॉ कॉटन, ओपियम, वीट एंड इंडिगो रिक्वायर्ड बाय द ब्रिटिशर्स ने उसे रिक्वायर किया। दे वर ऑल्सो ग्रेजुअली एज्ड आउट ऑफ द शिपिंग बिजनेस, ग्रेजुअली उन्होंने शिपिंग बिजनेस को भी पूरे तरीके से टेक ओवर कर लिया। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज जो थी उन्होंने इंडिया के बहुत बड़े सेक्टर पे अपना कब्जा कर लिया था। 3 ऑफ द बिगेस्ट वंस वर बर्ड हेजलर्स एंड कॉरपोरेशन, इनमें से 3 जो थे जिनमें बड़ी फ्रांस एजेंसीज थी। कौन कौन सी एजेंसीज थी वो देखते हैं हम। फ्रांस एजेंसीज जो थी जार्डिन, स्किनर एंड कॉरपोरेशन, दीज एजेंसीज मोबिलाइज्ड कैपिटल, सेटअप जॉइंट स्टॉक कंपनीज एंड मैनेज देम।
ऐसी इंडस्ट्रीज, इनके नेम क्या कहते हैं देखिए, बर्ड हेजलर्स एंड कॉर्पोरेशन, एंड्रू यूले, जार्डन स्किनर एंड कॉर्पोरेशंस, दीज एजेंसीज, ये जो इंडस्ट्रीज एजेंसीज थी उन्होंने कैपिटल को मोबिलाइज किया, सेटअप जॉइंट स्टॉक कंपनीज एंड मैनेज दैम, और उन्हें मैनेज किया। यूरोपियन मर्चेंट इंडस्ट्रीज जो हैं उनके खुद के चैम्बर्स हुआ करते थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विच इंडियन बिजनेसमैन वर नॉट अलाउड टू ज्वाइन, यानी कि इन्होंने इस तरीके से इंडिया के ट्रेड एंड कॉमर्स पर कब्जा कर लिया था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, और इंडियन बिजनेसमैन्स को अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ज्वाइन करने का कोई राइट उन्होंने नहीं दिया। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ डिक्लाइनेशन ऑफ द इंडियन कंपनीज और इंडियन मर्चेंट्स और इंडियन ट्रेड। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम, वर्कर्स जो हैं वो कहाँ से आए थे। वी विल स्टडी अबाउट दिस इन द नेक्स्ट टॉपिक। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।